तो जब भी भगत सिंह का जिक्र आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बम, पिस्तौल और इंकलाब जिंदाबाद का वो जोशीला नारा, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने वाले हैं जो अक्सर हमसे छूट जाता है। हम बात करेंगे एक ऐसी खामोश जंग की जिसमें ना कोई हथियार था, ना कोई गोली चली, बल्कि 116 दिनों का एक लंबा संघर्ष था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। चलिए इस अनकही कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। वैसे ही अपने आप में कितनी हैरानी की बात है कि हम इतने मशहूर क्रांतिकारी के बारे में इतना कुछ जानते हैं, पर उनकी सबसे शक्तिशाली बिना हथियार वाली लड़ाई के बारे में शायद ही कभी बात होती हो। हमारी नज़रों में इंकलाब का मतलब हमेशा शोर और धमाका रहा है, पर उस खामोश भूख हड़ताल का क्या जिसने पूरी अंग्रेजी सल्तनत को घबराहट में डाल दिया था? आज हम यही देखेंगे। भाग एक अलग भगत सिंह। एक तरफ हमारे पास वो छवि है हथियारों से लैस एक योद्धा की, और दूसरी तरफ है वो सच्चाई जो किताबों में उतनी जगह नहीं बना पाई। 116 दिन यानी लगभग 4 महीने तक चली एक ऐसी हड़ताल जिसमें हिंसा बिल्कुल जीरो थी, एकदम शून्य। सिर्फ अपनी शारीरिक सहन शक्ति और एक बेहद मजबूत मानसिक बल के दम पर लड़ी गई ये लड़ाई कोई आम बात नहीं थी। ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। भाग 2, लाहौर जेल का भेदभाव। अब बात है साल 1929 की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके सीधे लाहौर जेल भेज दिया गया। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका बैकग्राउंड समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वह कुछ यूं कि लाहौर जेल के अंदर ना दो बिल्कुल अलग ही दुनिया चल रही थी। एक तरफ थे यूरोपियन कैदी जिन्हें बढ़िया खाना मिलता था, साफ कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और बाहर घूमने की आज़ादी थी। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय राजनीतिक कैदी थे, उनकी हालत देखिए, सड़ा हुआ खाना, इंतहा से ज्यादा गंदी बैरकें, कोई अधिकार नहीं और ऊपर से लगातार अपमान। ये भेदभाव इतना खुला और इतना गलत था कि इसे चुपचाप सहना तो नामुमकिन था। इस सब को देखकर भगत सिंह का खून खौल उठा और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने आगे चलकर इस पूरे आंदोलन की नींव रखी। उन्होंने कहा, हम चोर नहीं हैं, हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए हमें राजनीतिक कैदी यानी पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा मिलना ही चाहिए। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ अच्छे खाने की मांग नहीं थी, ये मांग थी आत्मसम्मान की। आजादी के दीवानों को आम अपराधियों की तरह रखना, ये वो अपमान था जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। भाग 3, भूख हड़ताल की शुरुआत। और फिर आई 15 जून 1929 की तारीख। हड़ताल शुरू हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने अन्न का एक दाना तक खाने से इनकार कर दिया। अब उनका शरीर सिर्फ और सिर्फ पानी पर चल रहा था। जरा सोचिए इस बारे में, ये एक कितना कठोर कदम था जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी मांगे थी क्या? क्या वो कुछ बहुत बड़ा मांग रहे थे? बिल्कुल नहीं। मांगे बहुत ही आम और इंसानियत से जुड़ी थीं। वो बस ये चाहते थे कि भारतीय राजनीतिक कैदियों को ठीक ठाक खाना मिले, पहनने को कपड़े और पढ़ने को किताबें मिल जाएं, उनसे मजदूरी ना करवाई जाए और सबसे बड़ी बात, उनके साथ इंसानों जैसा सुलूक हो। बस कुछ बुनियादी मानवाधिकार। लेकिन जानते हैं ब्रिटिश हुकूमत का क्या जवाब था? एकदम कोरा नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, भगत सिंह और उनके साथियों का शरीर अंदर से टूटने लगा। पर खैर, कमाल की बात तो ये थी कि शरीर भले ही कमजोर हो रहा था, उनके इरादे पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। अब जेल के अंदर की ये खामोशी बाहर शोर मचाने लगी थी। इस एक कदम ने पूरे देश में जैसे आग लगा दी। अखबारों की हेडलाइंस में बस यही हड़ताल छाई रहती थी। लोग सड़कों पर उतर आए, जेल के बाहर भारी भीड़ जमा होने लगी। यहाँ तक कि मदन मोहन मालवीय जी ने इस मुद्दे को संसद तक में उठा दिया। पूरा हिंदुस्तान एक ही आवाज में बोल रहा था, भगत सिंह को बचाओ। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू खुद उनसे मिलने जेल गए। उनकी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर भगत सिंह तस से मस नहीं हुए। उनका ये बयान जरा ध्यान से सुनिए। अगर हम यहाँ झुक गए तो बाहर करोड़ों लोगों को झुकना पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे। ये बात साफ कर देती है कि ये लड़ाई अब सिर्फ कुछ कैदियों की नहीं, पूरे देश के स्वाभिमान की बन चुकी थी। भाग 4, 63वां दिन, एक शहादत। 63, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, 63 दिन तक सिर्फ पानी पे जिंदा रहना,
ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि उन क्रांतिकारियों ने भुखमरी और दर्द का कैसा दौर सहा होगा। और फिर 13 सितंबर 1929 का वो मनहूस दिन आ ही गया। हड़ताल के 63वें दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। भगत सिंह के एक साथी यतीन्द्र नाथ दास, जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बिना इलाज या खाने के वो नहीं बचेंगे। लेकिन यतीन्द्र नाथ दास ने किसी भी तरह की मेडिकल मदद लेने से साफ इनकार कर दिया और उसी दिन उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस शहादत ने पूरे देश को रुला दिया। जब उनके पार्थिव शरीर को ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता ले जाया जा रहा था ना, तो रास्ते में आने वाले हर एक स्टेशन पर लाखों की भीड़ उमड़ आई थी। लोग फूट फूट कर रो रहे थे, ट्रेन पर फूल बरसा रहे थे और चारों तरफ इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। उस एक पल ने जैसे पूरे भारत को एक साथ जोड़ दिया था। भाग 5, 116 दिन और आखिरकार जीत। 116 एक ऐसा विशाल आंकड़ा जो ये साबित करता है कि इंसान का दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी ताकत उसके आगे टिक नहीं सकती। 116 दिन सिर्फ पानी पीकर एक ऐसी पावर को चुनौती देना जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, ये सच में सोच से परे है। और आखिरकार 5 अक्टूबर 1929 को वही हुआ जो ब्रिटिश एम्पायर किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता था। पूरे देश और दुनिया के इस भारी दबाव के आगे अंग्रेजी सरकार के घुटने टिक गए। उन्होंने आखिर हार मान ही ली। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ब्रिटिश सरकार ने ऑफिशियली इस बात को मान लिया कि राजनीतिक कैदियों को बेहतर खाना, किताबें और साफ कपड़े दिए जाएंगे और सबसे जरूरी बात, उनके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार होगा। जब ये सारी मांगें पूरी हुईं, तभी जाके भगत सिंह ने अपनी 116 दिन लंबी वो भूख हड़ताल तोड़ी। हम भगत सिंह को उनकी शहादत के लिए हमेशा याद करते हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत उन 116 दिनों के खामोश संघर्ष में छुपी थी। उनका ये विचार ही इस पूरे आंदोलन का निचोड़ है। सबसे बड़ा हथियार तोप नहीं होती, बल्कि एक अटूट इरादा होता है। बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने ये साबित कर दिया कि मानसिक बल किसी भी एम्पायर के हथियारों से कई ज्यादा ताकतवर होता है। तो आज के बाद जब भी जिक्र हो कि एक अकेला इंसान आखिर क्या ही कर सकता है, तो इतिहास के पन्नों से इस 22 साल के नौजवान को जरूर याद कीजिएगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने अटूट संकल्प के दम पर एक पूरी सल्तनत को अपने घुटनों पर ला दिया था। असली भगत सिंह यही थे। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि पक्के इरादे से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और इतिहास के इन अनछुए पहलुओं को गहराई से समझते रहिए।